इस 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हुआ है। और 2019 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती हम मनाने वाले हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती से लेकर के 2019 महात्मा गांधी की 150वीं जयंती, ये हमारे सामने समय सीमा है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मशती गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का भारत सरकार ने निर्णय किया है। और उसी के तहत 25 सितंबर से 2 अक्टूबर तक अनेकविध कार्यक्रम जो स्वच्छता केंद्रीय हैं, और उसी के तहत आज इस एंडोसाइन का कार्यक्रम हो रहा है। मैं नहीं मानता हूं कि किसी को भी गंदगी पसंद होती है, किसी को भी नहीं होती है। लेकिन स्वच्छता का स्वभाव नहीं बनता है। ये ऐसा कॉन्ट्रास्ट है, जिस कॉन्ट्रास्ट को हमने उस दूरी को कम करना है। गंदगी के प्रति एक नफरत का माहौल पैदा होना चाहिए, घृणा पैदा होनी चाहिए। गंदगी नजर आए तो मन अस्वस्थ हो जाना चाहिए। और इन दिनों मुझे जिन जिन लोगों से मिलना होता है, तो बड़े बड़े लोग भी कभी कभी मुझे कहते हैं हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए। अकेले आते हैं, लेकिन कागज लेके आते हैं, डायरी लेके आते हैं। मैं पूछता हूं क्या करोगे? बोले मेरा पोता है, उसको चाहिए। बोले वो हमारे पूरे घर में स्वच्छता के मुद्दे पर हम सबको डांटता रहता है। हम कोई भी गलती करें तो वो तुरंत पकड़ता है, क्यों ऐसा डाला, दादा ऐसा क्यों करते हो। बालक मन सब दूर से खबर आती है कि बालक मन में ये संस्कार स्थिर होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि स्वच्छता अभियान बहुत कम समय में अपनी जड़ें जमाने में सफल हुआ है। किसी भी राजनेता को, किसी भी राजनीतिक दल को, जिनको बार बार चुनाव में जाना पड़ता है, हमारे देश में हर दूसरे साल कहीं न कहीं चुनाव होता है, हर साल कहीं न कहीं चुनाव होता है। ऐसे चुनाव की सोच वाले किसी राजनेता के लिए, किसी राजनीतिक दल के लिए स्वच्छता जैसा कार्यक्रम लेने के लिए बहुत बड़ी हिम्मत लगती है। कोई हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हर पल गंदगी की संभावना होती है। और आजकल तो हर एक मोबाइल फोन के अंदर कैमरा है, तो फोटो निकलने की और प्रचारित करने की भी संभावना रहती है। तो डर लगता है कि यार ऐसा करो, इसको छुपा के रखो, बाकी बातें करें। लेकिन इन दिनों राजनेता बहुत पीछे छूट गए हैं, राजनीतिक दल भी बहुत पीछे छूट गए हैं।
जनता बहुत आगे निकल चुकी है। अगर एक शहर साफ स्वच्छ होने का इनाम लेता है तो उस इलाके दूसरे 10 शहर अपने शहर के नेताओं का सवाल पूछते हुए क्या कारण है? चंडीगढ़ तो इनाम ले आया, शिमला क्यों नहीं लाया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, मनाली क्यों नहीं ले आया? चंडीगढ़ को इनाम ले आया, अमृतसर क्यों नहीं लाया? लुधियाना क्यों नहीं लाया? जालंधर क्यों नहीं लाया? प्रेशर पैदा होता है। और मुझे मालूम है, पिछली बार जब मैसूर वालों ने इनाम लिया था तो बेंगलुरु में बड़ा तूफान खड़ा हो गया था। क्या हो गया? बेंगलुरु पीछे क्यों हट गया? एक स्पर्धा का माहौल पैदा हुआ है, और ये स्पर्धा का माहौल इच्छा से भी अनिच्छा से भी स्वच्छता के लिए कार्य करने के लिए हर किसी को मजबूर करके रहेगा। आमतौर पर सरकार कोई कार्यक्रम लाए तो मीडिया का पहला काम होता है, अच्छा ये लेके आए हो, देखते हैं। ये पहला कार्यक्रम मैंने देखा कि जिसको अगर मेरे से भी ज्यादा किसी ने प्रमोट किया हो तो मीडिया के मित्रों ने किया है, और सकारात्मक रूप से किया है। इसका मतलब यह हुआ कि इस विषय पर हर किसी के मन में कुछ न कुछ तो बीज पड़े थे। भारत विशाल देश है, विविधताओं से भरा हुआ देश है, और हमारी आदतें भी बड़ी कमाल की है जी। हम ऐसे लोग हैं, घर में मेहमान आने वाले हो तो आने से पहले सब ठीक ठाक करने लगते हैं। चीजें थोड़ी दिखती हो तो अगल बगल में जगह, छोटी जगह हो तो ऊपर एक चादर उड़ा देंगे, है, सब कोई करते हैं। लेकिन वही लोग अपने गांव में जो अच्छे से अच्छी खुली जगह हो, खुलापन अच्छा लगता हो, उसी को कूड़ा कचरा फेंकने की पसंदगी का सबसे पहला टारगेट होता है। हर गांव में देखिए, जो अच्छे से अच्छा खुला मैदान होगा उसी पर गांव का कूड़ा कचरा फेंकने का मजा आता है। घर में छुपाने का मजा आता है, गांव में शहर के बीचों बीच ढेर करने का मजा आता है। क्यों? हमें ये लगता ही नहीं है, और हम लोगों का स्वभाव है। 20 साल पुराना स्कूटर हो, अब कलर भी बचाना हो, स्पेयर पार्ट भी बदलते बदलते सब नए आ गए हो, लेकिन फिर भी सुबह उठ के कितने ही बड़े बाबू क्यों ना हो, बराबर घिस घिस के स्कूटर को साफ करते हैं, क्योंकि मेरा स्कूटर है। लेकिन बस में जाते हैं, कोई साथी मित्र बगल में बातचीत करने वाला नहीं है, बैठे हैं तो धीरे से हाथ सीट के नीचे जाता है, उंगली से धीरे धीरे उस सीट में एक छेद कर देते हैं, और जैसे संकल्प करके बैठे हैं कि अगले स्टेशन पे उतरूंगा तब तक 3 चीज का तो बाहर से गोला निकाल दूंगा। इसमें से कोई नहीं होगा जिसने काम न किया हो। क्यों? क्योंकि वो 20 साल पुराना भी टूटा फूटा रंगहीन स्कूटर मेरा है, बस तो सरकार की है। ये भूल जाते हैं कि सरकार भी हमारी है। जिस दिन हम मानेंगे सरकार भी हमारी है, देश भी हमारा है, हर संपत्ति हमारी है, हमारा स्वभाव बदलेगा। और एक बार ये हमारा
अपनेपन का जब विस्तार होता है ना, तो उसका सुख कुछ और होता है। और इसलिए स्वच्छता बजट से नहीं आती है जी। बजट से तो टेंडर निकलते हैं, और टेंडर क्यों निकलते हैं भली भांति पुराना इतिहास तो मालूम है। अगर कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई गांव, कोई शहर, कोई इलाका अगर मन में ठान ले ये बाकी सब ठीक है साहब, हमें गंदगी नहीं रहने देनी है, तो बदलाव आता है। स्वच्छता के लिए ऐसा नहीं है कि कोई देश के प्रधानमंत्री के दिमाग में चीज आई है। अपने अपने तरीके से सामान्य जनों ने अपने अपने इलाके में कोई न कोई प्रयास किया ही है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के भारत में अब हम भारत को गंदा नहीं रहने देंगे, ये मूल मंत्र के लेके चले, तो बदलाव मुश्किल काम नहीं है जी। हम तय करें ठीक है भाई ऐसा ही चलता है, तो हिंदुस्तान की सरकार का, राज्य सरकारों का 100% बजट स्वच्छता में डाल दें तो भी स्वच्छता नहीं होगी। लेकिन अगर हम देशवासी तय कर लें कि अब गंदगी नहीं सहन करेंगे, न गंदगी करेंगे, न गंदगी करने देंगे, आप देखिए बजट हो या ना हो, स्वच्छता अपने आप आना शुरू हो जाएगी। मुझे एक बार एक आंगनवाड़ी में जाने का अवसर मिला। अब आंगनवाड़ी में गरीब बस्ती के बच्चे आते हैं, और वहां जो आंगनवाड़ी वर्कर थी, शायद 5वीं 7वीं कक्षा पढ़ी होगी, ज्यादातर गरीब परिवार से होते हैं वो महिलाएं जो काम करती हैं। हम लोगों को मालूम है हमारे देश में कितने भी अमीर परिवार क्यों न हो, लेकिन अगर साड़ी वगैरह पुरानी हो जाती है तो रखे रखते हैं, इंतजार करते हैं कि वो प्याला बरनी बेचने वाला आएगा तो बदले में बर्तन लेंगे। कितना ही सुखी परिवार हो, इंतजार करते हैं कि साड़ी रखे रखो, वो बर्तन बेचने वाला आएगा तो साड़ी के, पुरानी साड़ी के बदले में बर्तन मिलेगा। उस आंगनवाड़ी की गरीब बहन ने क्या किया, अपनी इस पुरानी साड़ी के टुकड़े किए, छोटे छोटे हैंडकरचीफ बनाए, और आंगनवाड़ी के बच्चे जब स्कूल आते थे तो वो सेफ्टी पिन से उनको लगा देती थी वो हैंडकरचीफ, और बच्चों को सिखाया था कि नाक वगैरह साफ करना है तो ऐसे करना। अपनी साड़ी बेच करके उसको कोई बर्तन मिल सकता था, लेकिन उसने, और हर दिन शाम को जब बच्चे वापस जाते थे तो खुद उन हैंडकरचीफ को वापस लेती थी, घर ले जाकर के धोती थी, दूसरे दिन सुबह ले आती थी, बच्चों को फिर टांग देती थी। बच्चों की आदत स्वाभाविक बन गई थी। और अगर किसी बच्चे को, कोई मुझे बताए क्या बजट लगा क्या? यही काम हैंडकरचीफ देने का हुआ होता तो न जाने कितने मंत्री कहीं कहां कहां पहुंच गए होते। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समस्या का समाधान स्वच्छता स्वभाव बनने में ही है। स्वच्छता ये स्वभाव बनना चाहिए। जब हम महात्मा गांधी को याद करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की पीठिका तैयार की, और ये सत्याग्रह था जिसने मां भारती को गुलामी से मुक्त किया। मुझे लगता है कि अब जब गांधी जी के 150वीं जयंती मनाने जा रहे हैं, तब जैसे सत्याग्रही गुलामी से मुक्ति दिलाता है, तो स्वच्छाग्रही गंदगी से मुक्ति दिला सकता है।
हम हर गली मोहल्ले में, इलाके में, गांव में, शहर में स्वच्छाग्रहियों की फौज कैसे तैयार करें। आजादी के दीवाने सत्याग्रहियों का जितना महामूल्य था, उतना ही गंदगी से मुक्त कराने के लिए, भारत को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने के सपने को पूरा करने के लिए स्वच्छाग्रही का भी उतना ही महात्मा रहेगा। ये वातावरण बना सकते हैं क्या? यहां हमारे शहरी विकास मंत्री वेंकैया जी आईएनबी मिनिस्टर भी हैं, तो मैंने एक सुझाव दिया उनको, वो सोचेंगे कुछ। मैंने कहा टीवी पर भांति भांति के समाचार आते हैं, रेडियो पर भी कई चीजें आती हैं। कुछ रेडियो हैं जो समाचार देते हैं, कुछ लोग एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं। क्यों न हम एटलीस्ट दूरदर्शन से शुरू करें, जिसमें दिन में एक या दो बार स्वच्छता समाचार का ही भाग हो, और स्वच्छता के संबंध में जो होता है उसी पर खबरें हो। स्वच्छता कैसे हुई, क्या किया, क्या प्रयोग किया, और देश के कोने कोने में चल रहा है। इससे क्या होगा, हर किसी का अटेंशन जाएगा कि भाई हमारे देश में ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। देश आजाद हुआ, कभी संसद ने स्वच्छता पर चर्चा नहीं की, कभी नहीं की। इसका मतलब ये तो नहीं कि पहले स्वच्छता देश और अभी मोदी आने के बाद गंदा हो गया है। पहले इस देश में किसी ने राज्य सरकारों को, राजनेताओं को नहीं पूछा है कि भाई ये गंदगी का क्या कहना है। लेकिन आजकल हर तीसरे महीने को उनको पूछना, मोदी बड़ी बड़ी बातें करता है स्वच्छता की, देखो ये ऐसा पड़ा है। कैसी जागरूक, भले जवाब मेरा मांगा जा रहा है, मुझे उसका दुख नहीं है, लेकिन कम से कम जवाब मांगने का स्वभाव तो बनने लगा है। लोग इसके पीछे आवाज तो उठाने लगे हैं। ये जिम्मेवारी का वातावरण अगर हम पैदा करें तो हम स्वच्छता में सफल होके रहेंगे। अब देखिए, टॉयलेट बनाना, कोई पहली सरकारों ने नहीं किया, ऐसा नहीं, पैसे नहीं देते थे ऐसा भी नहीं, लेकिन जब से ये जन आंदोलन बना है, लोगों को लगा है कि अच्छा टॉयलेट नहीं है तो एक प्रतिष्ठा का विषय बन गया है कि टॉयलेट नहीं है तो भाई आप समाज में कुछ स्थान आपका कम है, ये भाव बनने लगा है। तो लोगों को लगता है भी बाकी कुछ हो या ना हो, टॉयलेट तो होना ही चाहिए। और आज जैसा माहौल बनाए, लोग जागरूक हुए हैं, वे अब खुले में शौच जाने के लिए तैयार नहीं है। हम थोड़ा बल दें, थोड़ी मदद करें। और कई राज्यों में तो मैंने देखा, स्वच्छता हमें मान के चले कि इसके साथ बहुत बड़ा अर्थ कारण भी जुड़ा हुआ है। रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं पड़ी हुई है। इतना ही नहीं, नगर पालिका, महानगर पालिकाएं उसमें से धन कमा सकती है। हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में योजना कर सकते हैं, और हमारा मकसद ये होना चाहिए वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करनी है। अब तक हम क्या करते थे, वेल्थ को वेस्ट में कन्वर्ट करते थे। गांव का अच्छा सा अच्छा चौक हो, कूड़ा कचरा डाल दिया, कीमत खत्म उसकी। मैं जहां से पहले असेंबली में चुन करके आता था, एमएलए जहां से बनता था, वहां से एक नाला निकलता था, और करीब वो 18-20 किलोमीटर लंबा नाला था उस इलाके में। तो 2-3 असेंबली सेगमेंट को छूता हुआ वो आता था। अब उस नाले में पानी तो कभी नजर नहीं आता था, लेकिन उस इलाके के सब लोगों को कूड़ा कचरे के लिए उत्तम जगह वही लगती थी। हमने उस समय जब एमएलए थे तो लगा चलो भाई कुछ करें, तो हम सफाई वफाई शुरू की और उसको थोड़ा करने लगे। उस गंदगी के कारण उस इलाके में जो फ्लैट थे, वो फ्लैट करीब करीब अगर इलाके में 10 लाख कीमत है तो वो 1.5 लाख में बिक जाते थे। लोगों को लगता है तो इसके सामने लेना नहीं मकान, और जो पहले लेकर के बनाए थे वो भी बेचारे बेचने को गंद 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 थी। जब उसकी सफाई की और उसको जरा ठीक ठाक किया, जो 1.5 लाख के फ्लैट थे 10 लाख के 1.5 लाख हो गए थे, वो 15-20 लाख तक उसकी कीमत पहुंची। एक बहुत बड़ा नया रेवेन्यू मॉडल खड़ा हो गया।
जस्ट सफाई के कारण। फिर उसका थोड़ा ब्यूटिफिकेशन किया था, लेकिन हम सोच सकते हैं कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आर्थिक व्यवस्था का मुद्दा बनता है। आज देखिए, जमीन बहुत महंगी है। आज सरकारी किसी काम के लिए एक अस्पताल भी बनाना हो, जमीन लेनी हो, तो 2-2 साल तक फाइल चलती है, कागज घूमते रहते हैं और दाम इतने देने पड़ते हैं। सरकार का बजट भी कभी हो जाता है, 6 अस्पताल बनानी है तो 2 बना करके छोड़ना पड़ता है। लेकिन अच्छे से अच्छी जमीन हम लैंडफिल के लिए बर्बाद कर देते हैं। कॉस्टलीस्ट लैंड, उस पर हम कूड़े कचरे के ढेर लगा देते हैं। अगर हम वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने के लिए अगर उसकी प्रोसेसिंग की व्यवस्था करें, उसके सेग्रीगेशन की व्यवस्था करें, प्रॉपर चीजों का यूटिलाइजेशन करें, हम कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो मूल्यवान जमीन तो बचेगी की बचेगी, लेकिन ये वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट होगी, एक नया इकोनॉमी का क्षेत्र खुलेगा। भारत सरकार ने कूड़े कचरे से जो बिजली पैदा करेंगे उतनी बिजली खरीदने का सामने से निर्णय किया है। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है, ताकि प्रोत्साहन मिले। वो बिजली महंगी होगी तो महंगी भी भारत सरकार खरीदने के लिए तैयार है, ताकि कूड़े कचरे को वेस्ट में से वेल्थ क्रिएट करने की दिशा में काम कर सके। और इसलिए अब मैंने देखा है कि कुछ मंदिर होते हैं जहां बहुत बड़ी मात्रा में फूल वूल आते रहते हैं, और कभी कभी वो फूल ही उस एक गंदगी में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई लोग हैं जो मंदिरों के साथ विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उसमें से अगरबत्ती बनाने का काम करते हैं, उस फूलों के वेस्ट में से, तो सुगंध की सुगंध मिल जाती है, नेचुरल फ्रेश काम में आ जाता है। कुछ लोग उसमें से कंपोस्ट बनाने लग जाते हैं। अपने ही नगर के जो गार्डन होते हैं, इस गार्डन के कोने में एक छोटा सा गड्ढा करके अर्थवॉर्म ला करके वर्मी कंपोस्ट करने का काम करते हैं, जो उस बगीचे के लिए काम आ जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। हर नगर शहर में सब्जी बेचने की एक जगह होती है, सब्जी बेचने वाले शाम को चले जाने के बाद वहां कूड़ा कचरा पड़ता है। उसको परफेक्टली कोई अगर रेवेन्यू मॉडल बनाए तो मैं विश्वास से कहता हूं वो इनकम का एक साधन बन सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम इसे वेस्ट न माने, हम इसे वेल्थ मान करके उसको ट्रीट करें। आप देखिए, स्वच्छता तो बाय प्रोडक्ट हो जाएगी। मेन काम वेस्ट में से वेल्थ के। अभी प्लास्टिक, आज प्लास्टिक को आप टेक्नोलॉजी के द्वारा, केमिकल के यूज के द्वारा प्लास्टिक वेस्ट को अच्छे से अच्छे रोड बनाने के मटेरियल के रूप में उपयोग कर सकते हैं। 7 से 10% अगर मिक्सअप करें तो रोड की स्ट्रेंथ बढ़ती है। अगर 40 रुपये केजी टार मिलता है और 20 रुपये केजी आप पुराने ऐसे गंदे प्लास्टिक लोगों से ले ले, तो लोगों को रोजी रोटी मिलेगी, हमारा डामर बच जाएगा और हमारा वेस्ट में से रोड भी बन जाएगा। हम जब तक इस दिशा में नहीं सोचते हैं, मैं समझता हूं कि हम सिर्फ नगरपालिका, महानगरपालिका के नाते, जिले के नाते, राज्य के नाते इन चीजों के लिए प्लान नहीं करते हैं तो हमें परिणाम नहीं मिलेगा। हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल रीयूज हो सकता है, और हमारे देश में ये दुनिया में जो यूज एंड थ्रो वाली कल्चर आया, हमारा देश का वो कल्चर नहीं है। ये रिसाइकल, रीयूज, ये भारत में सिखाने पड़ा ऐसा नहीं है जी, हमारे यहां ब्लड में था। पुराने जमाने में कपड़े अगर पुराने हो गए तो दादी माँ क्या करती थी, रखे रखती थी। सर्दियों की सीजन आती थी, अगर जरूरत पड़ा तो उसमें से छोटा बना करके छोटे बच्चे के लिए उसमें से कपड़े बना देती थी। फिर भी वो काम ना आ जाए तो उसमें से ओढ़ने के लिए वो रजाई बना देती थी उसी पुराने कपड़ों में से। वो भी खत्म होने जाए तो उसी से सफाई के लिए वो पोता बना देती थी। यानी रिसाइकल करने का हम लोगों के स्वभाव में था। ये कोई दुनिया के दूसरे देशों से हम लेने की जरूरत नहीं है। रीयूज, रिसाइकल, ये हमारा मूल स्वभाव था। उसको थोड़ा वैज्ञानिक तरीके से
टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन से हमने बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये अगर इनिशिएटिव हम लेते हैं तो हम परिणाम ला सकते हैं। हम उसकी दिशा में कैसे प्रयास करें? कभी पानी का अभाव वो भी स्वच्छता के लिए संकट पैदा करता है और कभी पानी का प्रभाव भी स्वच्छता के लिए संकट पैदा करता है। और इसलिए उसकी उपयोगिता के लिए आवश्यकता के अनुसार हम उसको कैसे दे रहे हैं। जहां पानी है और वह ले जाओ, जितना लेना है ले जाए। जहां पानी नहीं, वो बेचारा पानी के बिना मर रहा है। हम हमारे प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग करने की दिशा में कैसे काम करें? स्वच्छता अभियान एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। मैंने थोड़े दिन पहले कहीं मैं देख रहा था तो बंगाल में कोई एक डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने मेसन्स के ट्रेनिंग सेंटर शुरू किए और करीब 2,500 लोग तैयार हुए जो सिर्फ शौचालय बनाने के लिए उनका हुनर आ गया और वो काम कर रहे हैं, रोजी रोटी कमा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसको हम काम कर सकते हैं। हम इन चीजों पर कैसे बल दें? हम एक बहुत बड़ी मात्रा में इसको काम कैसे कर सके? हम स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया मूवमेंट चला रहे हैं। बैंकों से पैसे मिलते हैं मुद्रा योजना के द्वारा। मैं देश के नौजवानों को आह्वान करता हूं कि आप स्टार्टअप के रूप में ऐसी टेक्नोलॉजी का इनोवेशन कीजिए ताकि स्वच्छता की दृष्टि से वो अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी हो और स्केलेबल टेक्नोलॉजी हो। और मैं मानता हूं हमारे देश के पास इस प्रकार के नौजवान है, टैलेंट है। हमारे यहां कूड़ा कचरा किस प्रकार का है उसको पूरा ज्ञान है उसको, और उसको प्रोसेस करने से क्या परिणाम आ सकता है उसको भली भांति समझ आ सकता है। अब आप देखिए, इन दिनों हम लोग एक बड़ा मिशन मोड में काम कर रहे हैं कि गरीब के घर में जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है वहां गैस कनेक्शन देना, उज्ज्वला योजना। अब हमारे देश में मालूम है पहले गैस कनेक्शन लेना कितना मुश्किल होता था। एमपी को 25 कूपन मिलती थी और एमपी अगर किसी को एक कूपन दे दें तो वो तो जीवन भर उसको अप्लाई करता रहता था। ये मूड था। आज हम सामने से क्यों, वो भी एक स्वच्छता का ही अभियान है कि हम उन गरीब मां को धुएं में जिंदगी गुजारनी पड़ती है, उसको मुक्ति दिलाना चाहते हैं। एयर पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, वो भी स्वच्छता का एक रूप है। हम लोग अगर तय करें, प्रयास करें। अब देखिए, इस बार स्पर्धा में तीर्थ क्षेत्र जहां सबसे ज्यादा यात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, तो वो एक प्रशिक्षण का केंद्र भी होता है। अब आप तिरुपति चले जाएं या वैष्णो देवी चले जाएं, पहले के जमाने में इन मंदिरों की चर्चा क्यों होती है? तो वहां जो भी प्रबंध करने वाले लोग थे उन्होंने स्वच्छता पर बहुत बड़ा बल दिया। उस समय मोदी प्रधानमंत्री नहीं था, लेकिन उसका असर इतना है कि आज भी कोई वैष्णो देवी जाएगा तो उसको लगता है सफाई क्या, और आपको रास्ते भर में दिखेंगे लोग कि थोड़ा सा भी घोड़े ने कुछ गंदगी की है तो उसकी 2 मिनट में पीछे कोई आएगा, सफाई करेगा। आप तिरुपति जाइए, आपको पूरे रास्ते पर लगेगा वाह, तो स्थान भी बहुत ही सुंदर है और फिर स्वच्छता के कारण उसमें और सोने पे सुहागा हो जाता है। क्यों ना हमारे तीर्थ क्षेत्र, मंदिर हो, मस्जिद हो, ईदगाह हो, कोई भी हो, उसके आसपास के 1-2 किलोमीटर हम मॉडल रूप खड़ा कर सकते हैं। वहां पर आने वाले लोगों को प्रसाद के साथ एक पर्चा दे सकते हैं, भाई देखो ये मंदिर इसलिए आपको मंदिर जैसा लगा है क्योंकि उसका एक कारण भगवान है सिर्फ नहीं, स्वच्छता भी है। कितने ही बड़े से बड़े भगवान को गंदगी की जगह पे बिठा दो, भगवान की अनुभूति नहीं होगी। अगर स्वच्छता के वातावरण में उस भगवान को बिठाओगे तो भगवान की भी तो अनुभूति होगी। और हमारे यहां तो कहा गया है जहां स्वच्छता वहां प्रभुता। और इसलिए जहां पर ये प्रकार के शांत चित्त बैठने की जगह है, जिस अपने अपने परमात्मा को मानते हैं उससे सीधा कनेक्ट करने का माहौल हो, कम से कम उन इलाकों को तो हम स्वच्छ करें। जो बालक हमारा स्कूल में जाता है, कितनी बढ़िया स्कूल होगी,
लेकिन अगर गंदगी से भरा हुआ मैदान होगा, हर स्कूल के कमरे के कोने में कुछ न कूड़ा कूड़ा पचड़ा होगा, और एक मामूली सा स्कूल होगा लेकिन साफ सुथरी होगी, तो आपको एक अलग अनुभूति होगी, उस बालक को पढ़ने की रुचि भी बढ़ेगी। आप भी अपने घर में थक करके आए हो और घर अस्त व्यस्त पड़ा है, तो आपको थकान बढ़ जाती है, लेकिन कितने ही थक करके आए हो, घर में जिस कमरे में गए हो जरा साफ सुथरा ठीक ठाक है, आते ही फ्रेशनेस अनुभव करते हो। ये मनुष्य का स्वभाव है, उसको अच्छा पसंद है और अच्छे में खिलने का अवसर होता है। क्यों ना हम ये प्रयास करें कि हमारे देश में ये वातावरण बनाए, इसको हम एक जिम्मेवारी के रूप में ले। अगर हम इसको करते हैं तो परिणाम मिलेगा। भारत सरकार स्वच्छता के लिए स्पर्धा करती है। मैं राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं, आप भी अपने यहां अलग अलग पैरामीटर को लेकर के, अलग अलग विषय इकाइयों को लेकर के एक स्वच्छता की स्पर्धा आयोजित कीजिए। मैं जो छोटा था तो मैंने देखा गांवों में स्वस्थ बालक की स्पर्धाएं हुआ करती थी। उसका वेट देखते थे, बच्चे लेकर के माताएं आती थी, उनको इनाम मिलता था, एक बड़ा माहौल बनता था। तो स्वस्थ बालक के लिए काफी वो एक वातावरण बनता था। आप गांव में वार्ड के बीच, इलाके के बीच, मंदिर के बीच, स्कूल के बीच स्पर्धा करवाएं स्वच्छता की। ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अगर होगी तो फिर आप देखेंगे कि जब देशव्यापी जब इनाम देने की बात आएगी तो भारत सरकार को भी तकलीफ होनी चाहिए, जूरी को तकलीफ होनी चाहिए कि इसको इनाम दूं, कि इसको। आज स्थिति ऐसी नहीं है। चंडीगढ़ को इनाम मिलना, पीजीआई को इनाम मिलना, सिक्किम को इनाम मिलना, वे अपने आप में जागरूक जगह हैं और पहले से वेल स्ट्रक्चर्ड व्यवस्थाएं हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूल नहीं, गवर्नमेंट स्कूल भी तो कभी जीतने के लिए ताकत के साथ मैदान में आए। हम पूरे सब दूर अगर माहौल बनाना है, स्पर्धा तीव्र तब होगी हम अपने राज्यों में, लोकल बॉडीज में ये स्वच्छता के स्पर्धा को बल दें। तो आप देखिए फिर पूरे देश में एक माहौल बनेगा, गांव में भी बनेगा, मोहल्ले में बनेगा। भाई ये 6 वार्ड है, ये 3 नंबर का वार्ड है, हर बार इनाम ले जाता है, चलो हम भी कुछ करें। अगर इस प्रकार का प्रयास हम करेंगे और एक बार स्वच्छता आई तो फिर बाद में सुशोभन अपने आप आने लगता है, फिर ग्रीनरी का मन कर जाता है, फिर जरा चीजें अच्छी तरह रखने का मन कर जाता है। अपने आप में एक सामाजिक जीवन में बदलाव शुरू होता है। जब मैं ये स्वच्छता अभियान की बातें कर रहा था तो मुझे सोशल मीडिया में करीब आज से 1.5 साल पहले किसी ने लिखा कि मोदी जी आप स्वच्छता की बात करते हैं। मैं कल रेलवे में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन कोई जगह ही नहीं थी कि मैंने जो खाना खाया वो चीजें मैं कहाँ फेंकूं। पूरे डिब्बे में बोले मैं घूमता रहा। उसने मुझे लिखा तो मैंने तुरंत भारत सरकार में चिट्ठी लिखी कि भाई रेलवे कंपार्टमेंट में कहीं तो एक कोना बनाइए जहां पर लोगों को कुछ डालना। और मुझे बाद में बताया गया कि शायद उस व्यवस्था को खड़ा कर दिया गया है। कहने का मतलब है कि अब रेल कोई मैंने आकर के शुरू नहीं की है, कूड़ा कचरा कोई मेरे आने के बाद ही डाला गया, ऐसा नहीं है। कूड़ा कचरा भी पहले डाला जाता था, रेलवे भी चलती थी, लेकिन हमें मालूम नहीं था कि ये भी करने का काम है। हर चीज पर अगर हम ध्यान देंगे तो हमें परिणाम मिल सकता है। और इसलिए मैं आज जब आप सबके बीच आया हूं, मैं आग्रह करता हूं जिन लोगों ने इनाम प्राप्त किया है उनको विशेष रूप से मेरा शुभकामनाएं देता हूं। इसमें कुछ इनाम वाले वो हैं जहां जनभागीदारी से परिणाम आया है। चाहे मंडी की बात करें, चाहे पुणे की बात करें, वहां जन सामान्य ने आंदोलन को चलाया, उसके कारण ये परिणाम मिला है। हमारे भिन्न भिन्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे एनसीसी ने बीड़ा उठाया है। अब एक समय ऐसा था, हम में से जितने भी स्कूल काल के उम्र में जब स्कूल में पढ़े हैं, तो हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में श्रमदान करना ये विशेष विषय रहता था, साफ सफाई करना विषय रहता था। इन दिनों अगर किसी स्कूल में सफाई की तो साहब 24 घंटे चालू हो जाता है कि स्कूल वाले पैसे बचाने के लिए बच्चों से मेहनत करवाते हैं। पता हो गया साहब पता नहीं कहां से कहां बात चली जाती है। और उसके कारण
जो स्कूल में उसका संस्कार होना चाहिए था, सप्ताह में 1 घंटा जो काम करना चाहिए था, वो करीब करीब छूट गया। परिवार में, स्कूल में, समाज में ये वातावरण हम कैसे बनाएं? अगर ये वातावरण बनाते हैं तो बन सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। टॉयलेट बनाने की दिशा में जागरूकता आई है, लेकिन टॉयलेट का क्या असर है, मुझे 20-25 साल पुरानी घटना बराबर मुझे याद रहती है। गुजरात में था मैं, तब तो मैं राजनीति में भी नहीं था, मैं एक सामाजिक काम करता था। तो गुजरात में मोरबी में बाढ़ आई थी, वो डैम था, वो फट गया था और सैकड़ों लोग मारे गए थे और पूरे देश में एक बहुत बड़ा चिंता का माहौल बन गया था। तो मैं उस समय फिर वहाँ जा कर के सफाई वगैरह कामों में लगा था, एक वॉलंटियर के रूप में काम करता था। तो बाद में एक संगठन ने तय किया कि कुछ गांव हम पुनर्निर्माण करें, वो गांव पूरे बह गए थे। तो जिन लोगों के साथ मैं काम करता उन्होंने 3 गांव लिए थे, 350-400 घर की बस्ती वाला एक गांव था, सारे खत्म हो चुके थे, नए मकान बनाने थे, रहने की व्यवस्था करनी थी। तो उस समय भी मेरे मन में था कि नहीं मकान तो बनाएंगे, लेकिन टॉयलेट वॉयलेट बनाना है, किचन अलग हो, टॉयलेट अलग हो, ऐसा मकान तो हमें देना चाहिए। हम ऐसे ही कहने को कोई भी 2 कमरे वाला मकान खड़ा करे नहीं चले। खैर हमने धन संग्रह किया, बनाया। एक गांव था जहां काफ़ी मात्रा में मुस्लिम परिवार थे, करीब 80% मुस्लिम पॉपुलेशन था। वहाँ के सरपंच भी बड़े उत्साही थे, नौजवान थे, तो वे भी इस चीज़ों को मेरे साथ करते रहते थे। फिर तो मैं वहाँ से चला गया। अचानक एक बार 2-3 साल के बाद वो सज्जन मुझे मिल गए, तो ऐसे ही परिचय हो गया, बस स्टेशन पे मिले थे। तो बोले मैं अभी भी सरपंच हूँ। मैं कहा अभी भी तुम सरपंच हो? यार क्या बात है, आजकल तो राजनीति ऐसे है कि इतने दिन कहाँ से रह सकते हो। तो उसने मुझे बड़ा आग्रह किया कि साहब आइए, आप गांव में एक बार जब काम करते थे, इतना समय रहे, चले गए थे। मैंने कहा ठीक है, मैं अगली बार निकलूंगा तो आऊँगा। तो मैं करीब 3-4 साल के बाद उस गांव में फिर से गया। मैं इतना निराश हो गया। उस गांव का निर्माण करते समय इतना जी जान से काम किया था, इतने बढ़िया बढ़िया टॉयलेट बनाए थे। जब मैं दोबारा गया, हर टॉयलेट में बकरी बंधी हुई थी। मैंने कहा ये क्या कर दिया? बोले साहब हमको तो पुरानी आदत है और बकरी के लिए अच्छी व्यवस्था मिल गई, आप अच्छा काम करें। मेरा कहा भला तो इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हम लोगों को प्रशिक्षित करें, उनको तैयार करें, उनका स्वभाव बनाने के लिए प्रयास करें। नहीं तो ये एक और खोली मिल गई, थोड़ा सामान रखने के लिए काम आएगा, लकड़ी जलती बिक जाती है तो लकड़ी रख दो अंदर, उसी काम आ जाएगा। मैं चाहूँगा कि हम चारों तरफ, और अगर राजनेता, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, शैक्षणिक क्षेत्र के लोग, ये अगर इन विषयों को आगे बढ़ाएंगे तो ये सहज स्वभाव बन जाएगा। मैं फिर एक बार नरेंद्र सिंह जी को, वेंकैया जी को और उन दोनों के डिपार्टमेंट को, जो शहर और गांव दोनों में एक साथ सफाई अभियान को बढ़ावा दे रहे हैं, और इंडोसन की जो कल्पना है, हमारे परमेश्वर जी कई वर्षों तक विदेश में रहे हैं, तो उनके मन में बहुत बड़े आइडियाज रहते हैं, कुछ न कुछ करना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि नए नए विचारों के साथ, आधुनिक विचारों के साथ ये काम बहुत आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction